हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एट जोन पटना पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर सॉलिड स्टेट। ये इसका फर्स्ट लेक्चर है। सॉलिड स्टेट में आगे बढ़ने के पहले जनरली हम लोग जानेंगे कि मैटर कितने स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। जनरली जो हमें पहले से भी पता है, मैटर जनरली 3 स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इनके पार्टिकल्स को देखेंगे कि कैसा बिहेव करते हैं। सॉलिड के केस में जो इनकी सीपी होती है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वो बहुत क्लोज रहते हैं, बहुत पास रहते हैं सॉलिड के केस में। लिक्विड के केस में उनमें थोड़ी सी दूरी रहती है, विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिड थोड़ी दूरी हो जाती है। और गैस के केस में ये दूरियां बहुत बढ़ जाती हैं। अगर बेसिक वे में देखा जाए कि मैटर के जो 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में जो उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं बहुत पास होते हैं, सॉलिड से दूर और गैस से कम, और गैस में तो बहुत दूर होते हैं। तो अभी हमारे सिलेबस में क्या पढ़ना है? सॉलिड स्टेट। क्लियर है? अभी हमारे सिलेबस में क्या पढ़ना है? सॉलिड स्टेट। तो एक्चुअली इनके सीपी यानी जो इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कहाँ रहने चाहिए? बहुत पास में रहने चाहिए। तो ये तो मैंने आपको बेसिक बताया। अब हमारा टॉपिक क्या रहेगा? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला पॉइंट क्या नोट करेंगे हम? सबसे पहला पॉइंट जो सॉलिड होगा उसकी क्या होगी? डेफिनेट मास, डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। बहुत कॉमन सी चीज है कि जो सॉलिड होगा उसमें डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप होगा, तो उसको सॉलिड कहेंगे। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनके सीपी बहुत ही क्लोज हैं, बहुत ही पास हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे। IMD, दैट मीन्स टू से इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? बहुत छोटी होनी चाहिए। वही मैंने बोला कि इनके सीपी के बीच में या 2 मॉलिक्यूल्स के बीच की जो दूरियां हैं बहुत कम होनी चाहिए। देख सकते हैं फिगर में, इसमें बहुत कम है। मैंने थोड़ा दिखाया भी है ताकि आपको वीडियो में क्लियर दिख जाए। इसमें थोड़ा ज्यादा है, इसमें बहुत ज्यादा है। तो इनके बीच की दूरियां क्या रहनी चाहिए? इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस। मॉलिक्यूल्स के बीच के दूरियां जितना छोटा हो सके उतना बेहतर है सॉलिड के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। अब ऑब्वियस ही बात है कि अगर इनकी फोर्स जितने मजबूत रहेंगे उतना ज्यादा इनको क्लोज पकड़ के रखेंगे स्ट्रांगली। तो इनके बीच का जो फोर्स होगा वो क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस कम। क्यों? क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को स्ट्रांगली हेल्ड किया हुआ है। तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, 2 मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स है वो कैसा रहना चाहिए? स्ट्रांग। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। इनकम्प्रेसिबल का क्या मतलब होता है? जिसको प्रेस नहीं किया जा सके, कंप्रेस नहीं किया जा सके। या रिजिड। तो रिजिड जानने के लिए क्या करेंगे? कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेंगे या कोई भी एक सॉलिड पार्टिकल लेंगे और चेक करना है कि वो रिजिड है कि नहीं। तो उनमें 2 पॉइंट मार्क कर लेंगे, कोई भी नियर अबाउट 2 पॉइंट मार्क कर लेंगे। और उन 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को सपोज मैं R कहता हूं। सपोज मैं उनके 2 पॉइंट के 2 नियरेस्ट पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को मैं R कहता हूं। तो अगर ये 2 नियरेस्ट पॉइंट के बीच का डिस्टेंस R है अगर, और ये टाइम के साथ चेंज ना करे, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 नियरेस्ट पॉइंट इन द सॉलिड दैट इज R शुड नॉट बी द फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम का फंक्शन नहीं होना चाहिए। फंक्शन F शुड नॉट बी द फंक्शन ऑफ टाइम। नॉट नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है कि द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 नियरेस्ट पॉइंट in solid should not be the function of time, means this distance should not vary with respect to time.
अगर ये डिस्टेंस अभी जितना है किसी भी और टाइम पे भी जाके देखा जाए तो ये डिस्टेंस वही रहना चाहिए, तो उसको रिजिड कहते हैं। तो ऑब्वियसली बात है सॉलिड। इस मार्कर का एग्जांपल लेते हैं, इसमें मैं कोई दो नियरेस्ट पॉइंट मार्क करता हूं और उस दोनों के बीच की जो डिस्टेंस मैं मेजर करूंगा, ऑब्वियसली बात है वो डिस्टेंस अभी भी वही रहेगी, दिन में भी वही, शाम में भी वही, 2 दिन बाद भी वही, 2 महीने बाद भी वही। दैट मीन्स टू से द डिस्टेंस बिटवीन द टू नियरेस्ट मार्क पॉइंट, जिस दो पॉइंट को हम कंसिडर कर रहे हैं, दे शुड नॉट वेरी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। दैट मीन्स टू से दे शुड नॉट बी द फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के साथ चेंज नहीं करे, तो उसी को रिजिड कहते हैं। और जहां चेंज करने लगता है वहां फ्लूइडिटी आ जाती है, लोग फ्लूइड्स आ जाते हैं, बहने लगते हैं, पानी, गैस, फ्लूइडिटी। और जिनमें नहीं फ्लूइडिटी आई वो क्या होंगे, रिजिडिटी, वो लोग रिजिड होते हैं। तो ये पॉइंट बहुत क्लियर है कि सॉलिड होगा, जैसे मार्कर है, व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड दबाने से कंप्रेस नहीं होगा, तो इनकंप्रेसिबल। इसी की जगह सॉलिड की जगह लिक्विड लेते हैं, पानी, कंप्रेस थोड़ा होता, गैस बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। तो इनकंप्रेसिबल जिसको कंप्रेस ना किया जा सके, और रिजिड मैंने बताया कि रिजिड का मतलब दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो मार्क किया जाए हमेशा सेम रहे। दैट मीन्स टू से उसमें फ्लूइडिटी की टेंडेंसी नहीं रहे, जो फ्लो ना करे। ये लोग फ्लो करते हैं फ्लूइड्स, बट ये नहीं, रिजिड उसके उल्टा है। ये क्या है, जो दो पॉइंट है हमेशा फिक्स रहेगा। तो 4 पॉइंट हमने कर लिया है, 5th पॉइंट देखते हैं। इन जनरल सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट, इन जनरल सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट एबव रूम टेम्परेचर रहती है। जो रियल सॉलिड रहेंगे, अब आगे हम थोड़ा देखेंगे इसके बाद कि सॉलिड में भी 2 तरह का सॉलिड होता है, तो अभी आपके लिए सिंपल सॉलिड, जनरली उनकी मेल्टिंग पॉइंट एबव रूम टेम्परेचर रहती है। इससे हमें क्लियर हो जाएगा कि वो सॉलिड है। इसके नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। जनरली इस मैटर का डिस्कशन 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक IMF, एक थर्मल एनर्जी। IMF मीन्स इंटरमोलिकुलर फोर्स, द सेम फोर्स which is binding these two particles or the particles. Intermolecular force, the force between the molecules, and T is the thermal energy. ये दोनों क्या है, अपोजिंग फैक्टर है। दोनों क्या है हमारे, अपोजिंग फैक्टर है। बट इनके नेट वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि मैटर किस स्टेट में जा रहा है। इनके नेट वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि मैटर किस स्टेट में जा रहा है। अब समझिए, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स का वैल्यू ज्यादा रहा तो चीजें ज्यादा बाइंड होंगी। इंटरमोलिकुलर फोर्स की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी चीजें बाइंड होंगी। इंटरमोलिकुलर फोर्स ये क्या करेगा, बाइंड करेगा। ऑब्वियस सी बात है, इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग था तो जोर से बाइंड किया था, इसलिए सॉलिड बना था। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स बाइंडिंग के काम में आएगी। और TE दैट मीन्स टू से थर्मल एनर्जी, ये क्या करेगा, थर्मल, किसी भी चीज को हीट, थर्मल रिलेटेड टू हीट करेंगे तो उनमें क्या आएगी, एनर्जी आएगी, और उस एनर्जी से उनमें मूवमेंट शुरू हो जाएगा। तो ये बाइंड करना काम करेगा और ये इनको मूव कराने का काम करेगा। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिंग फैक्टर है। कैसा फैक्टर है, अपोजिंग फैक्टर। अब दोनों के नेट वैल्यू के लिए चेक होगा कि कौन प्रीडोमिनेट कर रहा है। सपोज IMF इज मच ग्रेटर देन द थर्मल एनर्जी, दैट मीन्स टू से बाइंडिंग इज मच मोर देन द मूवमेंट, तो वो लोग बाइंड हो जाएंगे, क्योंकि बाइंडिंग की मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी, उस केस में सॉलिड हो जाएंगे। जिस केस में थर्मल एनर्जी का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, मूवमेंट ज्यादा हो जाएगी, तब वो गैसेज हो जाएंगे। और जब दोनों इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे तो वो लिक्विड हो जाएंगे। तो ये बहुत ही बेहतरीन डेफिनेशन है कि ये इस दो अपोजिंग फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा मैटर। तो अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स का मैग्नीट्यूड थर्मल एनर्जी से बहुत ज्यादा हो जाए, सो ऑब्वियस बात है इंटरमोलिकुलर फोर्स इज ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स टू से स्ट्रॉन्गर, दैट मीन्स टू से इट इज कॉल्ड एज ए सॉलिड। क्यों, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स चीजों को बाइंड करने का काम आता है। बट दिस वन थर्मल एनर्जी, थर्मल नेम इटसेल्फ सजेस्ट थर्मल, हीट, तो ये क्या करेगा, हमको मूवमेंट प्रोवाइड करेगा, और मूवमेंट इज अपोजिट टू द बाइंडिंग। अब दोनों को कंपेयर कर लेंगे। जब ये कॉन्टेक्ट, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो सॉलिड, जब इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होगा तो गैसेज, और दोनों कंपेरेबल रेंज में आ जाएंगे तो लिक्विड। सो आई थिंक दिस डेफिनेशन इज आल्सो प्रीटी क्लियर। नाउ अब क्या करेंगे, इन जनरल हमारे सिलेबस में भी कहां फोकस करना है, सॉलिड पे। तो सॉलिड होने के लिए अगर मैं लो टेम्परेचर की बात करूं, अगर एक स्पेसिफिक लो टेम्परेचर पे देखा जाए तो वहां पे लो टेम्परेचर पे ऑब्वियसली थर्मल एनर्जी घट जाएगी, थर्मल रिलेटेड टू हीट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट लो टेम्परेचर, LT, लो टेम्परेचर।
सो उस जगह पे क्या होगा कि मूवमेंट घटने लगेगी और बाइंडिंग बढ़ने लगेगी। सो ऑब्वियसली जब लो टेम्परेचर पे थर्मल एनर्जी का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, एक्सटेंट कम हो जाएगा, सो इसका एक्सटेंट प्रिडोमिनेट करने लगेगा। उस केस में हमको क्या मिलने लगेगा? सॉलिड। क्यों? क्योंकि लो टेम्परेचर पे सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? फिक्स पोजीशन पे आ जाएंगे। लो टेम्परेचर पे चीजें जाके बाइंड कर जाएंगी, तो उनके जो सीपी हैं, जो मैं यहां बोला हूं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अभी बहुत बार इस चैप्टर में आएगा, कंफ्यूज नहीं होना। काइंड ऑफ मिनिमम सबसे छोटा पार्टिकल्स, और जैसे हम घर बना रहे हैं तो एक ब्रिक्स सबसे छोटा फंडामेंटल यूनिट रहेगा ब्रिक्स, तो वही सबसे छोटा, सबसे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्लियर? नाउ अब हम क्या कह रहे थे कि जब लो टेम्परेचर पे चलेंगे तो ऑब्वियस ही बात है थर्मल वाली चीजें कम होगी, क्योंकि टेम्परेचर लो होता है, हीट कम, थर्मल वाले का कंटेंट धीरे धीरे घटते जाएगा, तो बाइंडिंग बहुत ज्यादा होते जाएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बहुत स्ट्रांग होते जाएंगे और चीजें सॉलिड में आ जाएंगी। अब चीजें जब सॉलिड में आ जाएंगी तो इनकी जो सीपी है वो क्या करेंगे? फिक्स पोजीशन पे आ जाएंगे। देयर सीपी। अब सीपी भी क्या होता है? डिपेंड करेगा कि मैं किस केस को डिस्कस कर रहा हूं। सपोज मैं बात कर रहा हूं एटम्स की, कि मॉलिक्यूल्स की, कि आयंस की, तो जिस केस की बात करूंगा वहां पे वही सीपी होगा। सो एटम्स के केस में, मॉलिक्यूल्स के केस में, आयंस के केस में, यानी एटमिक, मॉलिक्यूलर और आयनिक के केस में डिपेंड ऑन द सिचुएशन सीपी बदलेगा, बट एवरी टाइम सीपी इज काइंड ऑफ बेसिक फंडामेंटल यूनिट, सबसे छोटा वाला जो पार्टिकल रहेगा, सबसे मिनिमम वाला, उसी के बीच का डिस्टेंस चेक कर रहे थे, उसी के बीच के फोर्स चेक कर रहे थे, तो देयर सीपी जो होंगे अब क्या हो जाएंगे? उसका पोजीशन फिक्स हो जाएगा। देयर सीपी पोजीशन आर फिक्स्ड। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने बोला कि इंटरमोलिकुलर फोर्स का एक्सटेंट बहुत बढ़ चुका है, तो अब इनके पोजीशन क्या हो जाएंगे? फिक्स हो जाएंगे। अब फिक्स पोजीशन होने का ये मतलब नहीं है कि अब मूवमेंट नहीं हो रहा है, अभी भी मूवमेंट है, अभी भी मूवमेंट है। दे कैन ऑसिलेट बट अबाउट देयर मीन पोजीशन, दे कैन ऑसिलेट बट अबाउट देयर मीन पोजीशन। क्लियर? सो आई थिंक मैंने आपको ये 1.1 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत क्लियर कर दिया है, फिर भी मैं एक बार आपको फाइनल रिवीजन दे देता हूं विद इन अ मिनट। तो मैटर जनरली कैसे क्लासिफाई होते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो मेनली मैंने एक रफली पहले बताया कि जो इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे या उनके जो भी एटम्स होंगे क्लोज वन, वो बहुत पास पास रहेंगे, तो सॉलिड, थोड़ा दूर होंगे तो लिक्विड, और बहुत दूर होंगे तो गैस। सो ऑब्वियस सी बात है कि सॉलिड जब इतने इनके मॉलिक्यूल्स पास पास कॉम्पैक्ट होंगे तो इनका डेफिनेट मास, डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप होगा, और ये हम बहुत पहले से जानते हैं, विच इज अ वेरी कॉमन थिंग। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, दो सीपी के बीच या दो मॉलिक्यूल्स के बीच के जो डिस्टेंस है, इंटरनल इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, दो मॉलिक्यूल के बीच के जो डिस्टेंस है बहुत छोटे हैं। तो छोटे क्यों है? क्योंकि उन्होंने बहुत अट्रैक्ट करके अपने को स्ट्रांगली हेल्ड किया हुआ है, तो डिस्टेंस कम और फोर्स स्ट्रांग। इनकम्प्रेसिबल, जिसको प्रेस कंप्रेस नहीं किया जा सके, बिकॉज दे आर हार्ड। रिजिड, रिजिड मीन्स इन कहीं भी दो पॉइंट मार्क करेंगे तो टाइम के साथ उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। Melting point should be above their room temperature. In general, this statement is true for the metals, sorry, for solids. But जब आगे जाएंगे तो solids भी क्लासिफाई करेंगे बहुत सारे फैक्टर्स पे, इसलिए मैंने वर्ड यूज किया इन जनरल। अब इन दो फैक्टर्स पे, जो दोनों अपोजिंग फैक्टर्स हैं, इनके नेट वैल्यू पे डिपेंड करता है कि सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। तो जब इंटरमोलिकुलर फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा which will help us to bind, तो सॉलिड हो जाएंगे। जब थर्मल एनर्जी का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा which will help them to move, थर्मल हीट मूवमेंट, सो वो गैस हो जाएगा, और दोनों कंपेरेबल रेंज में आ जाएंगे तो लिक्विड हो जाएंगे। बट वी आर फोकसिंग ऑन द सॉलिड बिकॉज आवर चैप्टर इज गोइंग टू डील अबाउट द सॉलिड स्टेट, सो वी आर नॉट गोइंग टू डील अबाउट एनी लिक्विड एंड गैसेस थिंग, सो कीप इन माइंड ओनली सॉलिड। सो द फाइनल वन, देयर सीपी, देयर मीन्स सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस डिपेंड ऑन सिचुएशन होंगे, उनकी पोजीशन फिक्स हो जाती है, उनकी पोजीशन क्या हो जाती है? फिक्स रहती है, बट दे कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो इसके साथ 1.1 खत्म होता है, हम लोग इसको रब करेंगे और फर्दर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड हम देख चुके हैं। राइट नाउ वी आर गोइंग टू क्लासिफाई द सॉलिड। किसी भी चीज को क्लासिफाई करना है तो एक पैरामीटर डिसाइड करना होगा, तो किस पैरामीटर का भी हम क्लासिफाई कर रहे हैं? तो अरेंजमेंट ऑफ सीपी पे।
अरेंजमेंट ऑफ सीपी, अरेंजमेंट ऑफ सीपी के ऑर्डर के नेचर पे, कि उनका ऑर्डर कैसा है, ऑर्डर के नेचर पे। तो याद रखना है कि हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन का पैरामीटर है। इस पैरामीटर के बेस पे मैं क्लासिफाई कर रहा हूं सॉलिड को ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सीपी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग। और हमने जो क्लासिफाई किया है वो मेनली 2 टाइप से किया है सॉलिड को अभी, एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो 1 बाय 1 दोनों को डिस्कस करेंगे। तो इस साइड लेंगे क्रिस्टलाइन 1, क्रिस्टलाइन सॉलिड, इधर ले लेंगे हम लोग एमोर्फस सॉलिड। सो बिफोर मूविंग फर्दर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है विथ रिस्पेक्ट टू द एमोर्फस सॉलिड। तो लिख लेंगे हम, डेंसिटी क्या होगी इसकी, ज्यादा होगी, और स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी विथ रिस्पेक्ट टू एमोर्फस। तो एमोर्फस का क्या होगा, एमोर्फस की डेंसिटी लेस होगी और इसकी स्टेबिलिटी भी लेस होगी। क्लियर? अब इस पॉइंट को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो आगे हमें बहुत हेल्प मिलने वाला है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेबल है और एमोर्फस सॉलिड उसके रेफरेंस में थोड़ा कम स्टेबल है, डेंसिटी भी इसकी ज्यादा है और एमोर्फस की कम है। अगर इस पॉइंट को ध्यान में रखा जाए तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो क्रिस्टल सॉलिड है इसके जो सीपी होते हैं, सीपी फॉलो रेगुलर अरेंजमेंट। एक चीज ध्यान देंगे कि मैंने बोला था कि हमारा पैरामीटर ही अरेंजमेंट ऑफ सीपी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो यहां पे कैसा अरेंजमेंट रहेगा, रेगुलर। और रेगुलर का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज रेगुलर है यानी कि ऑर्डर्ड। कैसा अरेंजमेंट है, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। सो आई थिंक ये बहुत क्लियर है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के सीपी रेगुलर अरेंजमेंट फॉलो करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, तो एमोर्फस के जो सीपी होंगे वो रेगुलर अरेंजमेंट को नहीं फॉलो करेंगे, डू नॉट फॉलो। और किसके बारे में बात हो रही है, इसके भी सीपी के बारे में बात हो रही है कि इनके सीपी रेगुलर अरेंजमेंट फॉलो करते हैं बट इनके सीपी रेगुलर अरेंजमेंट फॉलो नहीं करते हैं। तो इनको क्या कह सकते हैं, जब रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है तो इसको क्या कहेंगे, रैंडम। रैंडम अरेंजमेंट। क्लियर है? तो फर्स्ट पॉइंट प्रीटी क्लियर है कि हमने जो पैरामीटर लिया है अरेंजमेंट ऑफ सीपी, उसी के बेस पे हमने फर्स्ट पॉइंट डाल दिया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो सीपी होते हैं वो रेगुलर अरेंजमेंट फॉलो करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ऑर्डर्ड वन। एंड एमोर्फस के रेगुलर अरेंजमेंट फॉलो नहीं करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज रैंडम अरेंजमेंट। इससे क्या फायदा होगा, इससे सबसे पहला क्या हो जाएगा कि जब अरेंजमेंट ऑर्डर है, पैटर्न फिक्स है, एक पैटर्न है, तो उससे जो हमारा शेप आएगा वो कैसा आ जाएगा, डेफिनिट शेप होगा। बट यहां कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है, रैंडम है, तो इनका शेप कैसा हो जाएगा, इरेगुलर शेप। तो ये पॉइंट प्रीटी क्लियर है। और सिंस अरेंजमेंट ऑर्डर, शेप डेफिनिट, अरेंजमेंट रैंडम, शेप इरेगुलर। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट यहां से क्या देखेंगे, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। और ये क्या फॉलो करते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अब दोनों पॉइंट को एक साथ में और अच्छे से अगर समझाऊं आपको तो देखिए, ये सीपी बना लेता हूं कुछ, ये सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, सीपी हैं।
चलिए, अब कैसे कह सकते हैं कि सीपी फॉलो रेगुलर अरेंजमेंट, मतलब इनका एक फिक्स पैटर्न है, ऑर्डर्ड है। तो सपोज अगर यहाँ ए है, सो आफ्टर ए बी विल कम, आफ्टर बी ए विल कम, आफ्टर ए बी विल कम, आफ्टर बी ए विल कम, ए के बाद बी, बी के बाद ए। तो ये पैटर्न फिक्स है, इसी पैटर्न से सब लोग आएंगे, ए के बाद बी के बाद ए के बाद बी के बाद ए, अब बी के बाद ए के बाद बी के बाद ए के बाद बी के बाद ए। तो यहाँ पे अगर कोई पैटर्न अगर आपको क्लियर कर दिया जाए कि ए के बाद बी ही आना है, तो यही तो ऑर्डर हुआ, एकदम फिक्स ऑर्डर है। फर्स्ट ए शुड कम, देन बी, देन ए, देन बी, देन ए, देन बी, देन ए, देन बी, देन ए, देन बी। तो एकदम ऑर्डर फिक्स है, ऑर्डर्ड है। तो हम गेस कर सकते हैं, और इसको लॉन्ग रेंज तक और कितना भी आगे बढ़ा ले, कितना भी आगे बढ़ा ले, ऑर्डर यही फॉलो होगा, लॉन्ग रेंज तक ऑर्डर फॉलो होगा। बट शॉर्ट रेंज में क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहले तो रैंडम अरेंजमेंट है। तो रैंडम अरेंजमेंट में अगर यहाँ ए है, तो हम यहाँ नहीं कह सकते हैं क्या होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा कि एक के बाद अब यहाँ अरेंजमेंट हमारा कैसा है? ऑर्डर्ड नहीं है, रेगुलर नहीं है। और जो चीजें रेगुलर नहीं है, सो वी कैन नॉट से कि व्हाट यहाँ पे क्या आने वाला है। क्लियर? सो ए के बाद बी भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। दैट मीन्स टू से एनीथिंग इज पॉसिबल, आइदर ए और बी। सो ए के बाद बी, बी के बाद चाहे तो ए आए, चाहे तो नहीं भी आ सकता है। बी के बाद भी मन करे तो ए आए, नहीं मन करे तो नहीं भी आ सकता है। दैट मीन्स टू से नथिंग इज फिक्स्ड, कुछ भी आ सकता है। ए के नीचे बी भी आ सकता है, बट ए के नीचे बी नहीं भी आ सकता है। मेरी मर्जी, मैं ले रहा हूं तो आ रहा है। बी के बाद ए, अगर मैं आगे मानूं तो यहाँ बी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। इसके बाद भी बी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। मेरी मर्जी, दैट मीन्स टू से इट इज रैंडम, नो वन नोज। बी के बाद ए लीजिए या बी ही ले लीजिए, मन करे तो कंप्लीट भी लीजिए, पूरा ए लीजिए। तो कोई भी डाउट जैसी बात नहीं रखनी है कि किसके बाद कौन आएगा, किसी के बाद कोई भी आ सकता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रैंडम। बट यहाँ ऐसा नहीं है, डिसिप्लिन्ड वे में है, ऑर्डर्ड वे में है, रेगुलर वे में है। सो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि ए के बाद बी ही और बी के बाद ए ही आएंगे। बट हियर वी आर नॉट श्योर एट ऑल, इट इज रैंडम। मैंने ए के बाद बी एज्यूम किया, आपकी जो मर्जी, आप चाहे बी लीजिए चाहे ए लीजिए। एंड सेम अप्लाइज फॉर एवरीवेयर। यहाँ भी आप चाहे ए लीजिए चाहे बी, किसी को मन है तो सब जगह बी ले, किसी को मन जहां जो मर्जी वो कर सकते हैं। बट शॉर्ट रेंज कहने का मतलब क्या है? कहीं कहीं पे आपको ऐसा फील होगा कि कोइंसिडेंस, देखिए ए के बाद बी, ए के नीचे बी, बी के बाद ए, यहां पे आपको ऐसा फील होगा कि ऑर्डर फॉलो किया जा रहा है, ऑर्डर फॉलो किया जा रहा है, ऐसा आपको फील हो सकता है। ए के बाद बी, बी के नीचे ए के नीचे बी के नीचे। बट एक कोइंसिडेंस है, मैंने ऐसा लिख दिया, मैं चाहता तो बी के जगह ए, बी के जगह ए के जगह बी भी लिख सकता था। तो कुछ दूरी तक, एक शॉर्ट लोकल एरिया तक ऐसा लगेगा कि अरेंजमेंट फॉलो हो रहा है, बट जैसे थोड़ा आगे बढ़ेंगे वो भ्रम भी हमारा टूट जाएगा। तो इसीलिए शॉर्ट रेंज ऑर्डर, अगर कहीं पे कोई इंसिडेंटली कोई ऑर्डर फॉलो हो रहा है तो वो बस उस पार्टिकुलर रीजन के लिए है, उसको हम जनरलाइज या बहुत दूर तक लॉन्ग रेंज ऑर्डर तक लेके नहीं जा सकते हैं। बट यहाँ पे सिंस ऑर्डर है तो जितना आगे चाहे उतना आगे लेके जा सकते हैं। तो आई थिंक ये दोनों पॉइंट आपको बहुत क्लियर है। मैं इसको रब करूंगा और फर्दर आगे मूव करेंगे। शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है एंड फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन होता है। इनका क्या होता है? अमॉर्फस का मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड नो डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। नो डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर है? अब मतलब समझिए शार्प मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब है। मैं इसको आपको कर्व से समझाऊंगा। वाई एक्सिस पे टेम्परेचर लीजिए और एक्स एक्सिस पे टाइम। अब देखिए क्या होगा। अगर कोई भी सॉलिड है और टाइम के साथ उसका टेम्परेचर इंक्रीज करे, देखिए सॉलिड टाइम बढ़ने के साथ टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो सॉलिड क्या होगा? एक पार्टिकुलर जगह पे अपना पार्टिकुलर टेम्परेचर पे अपना स्टेट चेंज करेगा। तो यहाँ सॉलिड था,
अब सॉलिड इस पार्टिकुलर लाइन पे अपना स्टेट चेंज करके, क्योंकि हीटिंग कंटिन्यूअस और ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, लिक्विड बन जाएगा और फिर आगे फर्दर वो लिक्विड ही रहेगा। तो कहने का मतलब है कि इस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, इस स्टेट लाइन के करस्पॉन्डिंग जो पार्टिकुलर टेम्परेचर होगा वही मेल्टिंग पॉइंट है, वहीं पे सॉलिड लिक्विड में मेल्ट कर रहा है। और ये पॉइंट बहुत शार्प है, क्लियर है। जो भी पॉइंट हो, सपोज 70 डिग्री टेम्परेचर है सेल्सियस में, केल्विन में कुछ भी हो सपोज, सो उस पार्टिकुलर पॉइंट पे ही ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही कहा जा रहा है कि शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ये स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि दिस पार्टिकुलर पॉइंट, दिस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉलिड इज चेंजिंग इनटू द मेल्टिंग लिक्विड, दैट इज इट्स मेल्टिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट एकदम एक पार्टिकुलर पॉइंट है। सो यही कह रहा है। दूसरा, ये कर्व क्या हुआ, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया था तो ये हीटिंग कर्व। नाउ एक और कर्व देखिए, ये टेम्परेचर है, ये टाइम है। अब हीटिंग की जगह पे मैं कूलिंग करूं तो क्या होगा, अगर पहले से कोई लिक्विड है तो वो अपना स्टेट चेंज करेगा एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे एंड फर्दर सॉलिड हो जाएगा। तो पहले से वो क्या था, लिक्विड। जैसे जैसे टाइम के साथ मैंने उसको कूल, टेम्परेचर अब डाउन हो रहा है, ग्राफ डाउनवर्ड जा रहा है, तो विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम टेम्परेचर इज गोइंग डाउन। सो अब लिक्विड धीरे से सॉलिड में चेंज होगा और ओनली दिस पार्टिकुलर टेम्परेचर शार्प पे चेंज होगा और उसके बाद आगे सॉलिड कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा कूलिंग कर्व। कूलिंग कर्व तो ध्यान से देख लीजिएगा, टेम्परेचर और टाइम के साथ मैंने दो कर्व दिखाया फॉर द क्रिस्टलाइन। Either solid with respect to the time we are increasing the temperature, solid is changing into the liquid state. So but ये जो phenomenon हो रही है वो एक particular temperature पे हो रही है, that is the sharp melting point, and आगे वो अपना state change करके liquid continue कर रहा है। कूलिंग के समय with respect to the time temperature decreasing है तो liquid state change करके जब ठंडा करेंगे तो solid में convert इस particular temperature पे होगा and further वो solid की तरह आगे proceed करेगा। Clear? अब यही चीज अगर मैं क्रिस्टल एमोर्फस में देखूं तब क्या होगा, देखिए यहां टेम्परेचर और यहां पे टाइम। पहले हीटिंग का कर्व देख लेते हैं। हीट करेंगे तो क्या होगा, हीट करेंगे तो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे ये मेल्ट नहीं करेगा, टाइम लगेगा, एक पूरा टाइम लगेगा यहां से यहां के टेम्परेचर के बीच में। सपोज मैंने हीटिंग की, ऑब्वियस ही बात है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम माई टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। तो अगर यहाँ पे मेरा सॉलिड होगा तो यहाँ पे वो क्या होगा, लिक्विड। बट सॉलिड से लिक्विड होने का जो प्रोसेस है वो यहां से लेके यहां तक के टेम्परेचर रेंज के बीच में, ध्यान से देखिएगा, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन एक सडन नहीं हुआ है, सडन चेंज नहीं हुआ, सडन एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे नहीं है। इट इज सॉलिड एट दिस पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड लिक्विड एट दिस पार्टिकुलर। सो विद इन दिस टेम्परेचर रेंज, यहां सॉलिड से लिक्विड में चेंज किया है। और ऑब्वियस ही बात है विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो ये हीटिंग कर्व है। क्लियर है? अब इसका भी कूलिंग कर्व देख लेंगे, बट बहुत ध्यान रहे कि ये दोनों कर्व रिलेटेड टू द क्रिस्टलाइन है, दिस कर्व इज रिलेटेड टू द एमोर्फस। फिर वाई एक्सिस पे क्या रहेगा, टेम्परेचर, एक्स एक्सिस पे क्या रहेगा, टाइम। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, कूलिंग कर रहे हैं। कूलिंग का मतलब विथ रेस्पेक्ट टू टाइम टेम्परेचर नीचे जाएगा, विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम जब टेम्परेचर डाउन होगा तो ऑब्वियस ही बात है जो चीज पहले से लिक्विड थी वो अब क्या हो जाएगी, ठंडा होकर सॉलिड हो जाएगी। जो चीज पहले लिक्विड थी अब क्या हो जाएगी, सॉलिड हो जाएगी। अब विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम टेम्परेचर कम होते जाएगा तो लिक्विड तो सॉलिड में जाएगा, दैट इज अ गुड थिंग ऑन नॉर्मल थिंग। बट इस प्रोसेस को होने के लिए टेम्परेचर का इतना रेंज, यहां से यहां के बीच में फेनोमेनन हुआ है। सो कोई शार्प पॉइंट नहीं है इसकी तरह, एक रेंज है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस टेम्परेचर रेंज में ये फेनोमेनन हो रहा है, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस टेम्परेचर रेंज। तो एक रेंज हो रहा है, इसलिए कोई ऐसा फिक्स वैल्यू नहीं है। सो आई थिंक ये पॉइंट बहुत क्लियर हो गया, आपको आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? नाउ दिस इज द हीटिंग कर्व, सो ऑब्वियसली हियर वी आर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, सो दिस इज अ कूलिंग कर्व। तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फर्दर हम आगे मूव करते हैं, पहले इसको रब करेंगे। सो नेक्स्ट डिफरेंस क्या है इनका, कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो प्रोड्यूस्ड बाय स्लो कूलिंग होते हैं, और एमोर्फस जो सॉलिड होते हैं वो प्रोड्यूस्ड बाय रैपिड कूलिंग होते हैं।
मतलब समझिए, मतलब समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा और दोनों के लिए कॉमन एग्जांपल है, तो बीच में ये लाइन की जरूरत नहीं है। तो इस साइड में क्या लूंगा, एमोर्फस। इस साइड क्रिस्टलाइन को ही लेते हैं क्योंकि हमारा ये साइड क्रिस्टलाइन का है। इस साइड लेते हैं अब क्रिस्टलाइन सॉलिड को एमोर्फस सॉलिड में चेंज करना है, तो क्रिस्टलाइन का पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ क्वार्ट्ज। क्रिस्टलाइन का एग्जांपल क्या लिया हमने, क्वार्ट्ज। एमोर्फस के लिए क्या ले लूं, ग्लास। आगे आपको क्लियर हो जाएगा क्योंकि ऐसे भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी आप एज्यूम कर लेंगे कि क्रिस्टलाइन का जो एग्जांपल हमने लिया है क्वार्ट्ज लिया और एमोर्फस का जो लिया है ग्लास, और यही दोनों पार्टिकुलर क्यों लिए हैं, तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट नोट लिख सकते हैं आप यहाँ पे। क्वार्ट्ज और ग्लास दोनों के जो सीपी होते हैं कॉमन होते हैं। क्वार्ट्ज एंड ग्लास दोनों के जो सीपी होते हैं वो कहां से आते हैं, दोनों के जो सीपी होते हैं वो सिलिका, दोनों के सीपी क्या होते हैं, सिलिका। सिलिका को क्या कहते हैं, SiO2। तो ये इंपॉर्टेंट नोट आप लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब सीपी जब तक सेम नहीं रहे तो कन्वर्जन कैसे होगा, और हम कन्वर्ट करने वाले हैं वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में। अब अगर मुझे एमोर्फस से क्रिस्टलाइन आना हो, अगर मुझे एमोर्फस से क्रिस्टलाइन आना हो या क्रिस्टलाइन से एमोर्फस बनाना हो, तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले सीपी तो कॉमन है, तो इनको स्ट्रॉन्ग हीट तो करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग हीट करना होगा। तो सबसे पहले स्ट्रांगली हीट कर लेते हैं। दोनों केस में हीटिंग करनी ही पड़ेगी, बट हीटिंग करने के बाद आपको अगर याद होगा तो इनके जो अरेंजमेंट होते हैं वो ऑर्डर्ड होते हैं। आपको याद रखना चाहिए, मैंने सबसे पहले पॉइंट बताया था कि क्रिस्टलाइन के जो ऑर्डर्ड होते हैं, अरेंजमेंट होते हैं, कैसे होते हैं, ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होने के लिए, और एमोर्फस के जो अरेंजमेंट थे कैसे थे, रैंडम। तो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होने के लिए जब पूरा इसको गर्म कर देंगे तो किसी चीज को ऑर्डर में सेट करने के लिए हमें टाइम देना होगा ताकि आराम से वो अपने जगह पे जाकर सेटल करे। जरा ध्यान से सोच के देखिएगा, इसके जो सीपी हैं अगर उनको क्रिस्टलाइन बनना है तो क्रिस्टलाइन कैसे होते हैं, ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड में किसी भी काम को करने के लिए थोड़ा टाइम देना होगा ताकि हर पॉइंट अपनी जगह पे जाके सेट करे। तो यहाँ पे जो कूलिंग होगी कैसी होगी, स्लो कूलिंग। देखिए स्लो कूलिंग। सो पॉइंट समझने का क्या है कि सीपी दोनों के कॉमन है, दोनों को हिट कर दिया। अब सीपी रेडी है, अब हम उनको कैसे ठंडा कर रहे हैं, धीरे 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 ठंडा किया तो जिसको जगह जहां जाना है जगह मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा और आराम से सेटल करेंगे अपने अपने जगह पे जाके, ऑर्डर। लेकिन अपोजिट क्रिस्टलाइन से अगर एमोर्फस बनाना है तो हमें पता है कि एमोर्फस के जो सीपी होते हैं वो तो अरेंजमेंट रैंडम होता है, तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग तो इसमें भी होगी, पर इनको ठंडा होने के लिए हम टाइम नहीं दे सकते हैं। इनमें रैपिड कूलिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, रैपिड कूलिंग। रैपिड कूलिंग का मतलब सडन फ्रीज करना है। इसके सीपी जो है हिट करने के बाद उनको तुरंत जमा देना है, उनको सेटल करने के लिए टाइम नहीं देना है। और जब सेटल करने के लिए टाइम नहीं देंगे, इमीडिएट कूलिंग कर देंगे, रैपिड कूलिंग, तो वो रैंडम जगह पे जाके जम जाएंगे। क्लियर है, रैपिड कूलिंग। सो सबसे सिंपल समझना क्या है कि इन लोगों को ऑर्डर्ड बनना है, तो जब टाइम देंगे तभी वो सही जगह पे जाके सेटल करेंगे, टाइम मिलेगा सही जगह पे सेटल करेंगे, ऑर्डर्ड। सो जो स्लो कूलिंग करने से इनको क्या मतलब होता है, टाइम मिल जाता है सेटल करने के लिए, टाइम टू सेटल डाउन प्रॉपरली एट देयर प्रॉपर पोजीशन। बट इससे यहां जाने के लिए मुझे रैंडम बनाना है, तो तुरंत कूल कर दो, टाइम ही मत दो, तो जो जहां है वहीं पे रह जाएगा। तो एमोर्फस रैंडम अरेंजमेंट। सो आई थिंक इसके साथ ये पॉइंट क्लियर होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड है, तो यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। अब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको बोलते हैं ट्रू सॉलिड, लेकिन जो एमोर्फस सॉलिड है उसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो सॉलिड, या इसी का दूसरा नाम क्या होता है, सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड एक बार जेईई में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इंपॉर्टेंट है, तो देखिए इसका क्या एक्सप्लेनेशन क्लियर होता है। सबसे पहली बात, दोनों तो सॉलिड ही है, सॉलिड को ही हमने क्लासिफाई किया हुआ है, सॉलिड को ही हमने क्लासिफाई किया हुआ है, तो कुछ ना कुछ उनमें डेविएशंस होगा आइडियल से, तो ये ट्रू वाले हैं। और ये जो थोड़ा कुछ ना कुछ पॉइंट पे डेविएट कर रहे हैं, बट वी कैन नॉट से हिम। फॉर एग्जांपल
हम टेल्कम पाउडर या आटा का एग्जांपल लेते हैं, टेल्कम पाउडर या आटा, तो सॉलिड को तो हम बोलते हैं डेफिनेट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। बट अगर आटा को हम जिस चीज में रखेंगे, ग्लास में रखेंगे तो ग्लास के शेप में आ जाएगा, बोरे में रखेंगे बोरे के शेप में आ जाएगा, मतलब उसका शेप बदलते रहेगा। तो ये तो रूल वाइज डेफिनेट मास वॉल्यूम एंड शेप से गलत हो जाएगा, लेकिन ये लिक्विड भी तो नहीं है। तो इसीलिए सॉलिड के अंदर दो क्लासिफिकेशन हो गए, एक जो ट्रू वाले हैं जो आइडियली सारे रूल्स, सारे सेट्स ऑफ प्रोटोकॉल्स रूल्स फॉलो कर रहे हैं, और एक है जो मैक्सिमम फॉलो कर रहे हैं बट एक दो पॉइंट पे डेविएट कर रहे हैं। सो स्टिल वी आर गोइंग टू कंसीडर इन द सॉलिड इवन दो दे आर डेविएटिंग विद लिटिल बिट विद द आइडियल वन। सो अब क्या है स्यूडो सॉलिड, सॉलिड लिक्विड गैस में मैंने एक पॉइंट क्लियर की थी स्टार्टिंग में इसी वीडियो के शुरू में, कि सॉलिड के जो होते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो फिक्स होते हैं, इसीलिए उनको रिजिड कहते हैं, क्योंकि उनमें टाइम के साथ डिस्टेंस में चेंजेस नहीं होते हैं। बट लिक्विड और गैस में रिजिड की जगह एक वर्ड यूज होता है फ्लूइड्स, उनमें फ्लोइंग टेंडेंसी होती है, फ्लूइडिटी, फ्लूइड्स। सो लिक्विड और गैसेज फ्लो करते हैं, तो इसीलिए लिक्विड फ्लो। अब कैसे इसको और अच्छे से कैसे समझाऊं कि स्यूडो सॉलिड फ्लो करता है, तो 100 इयर्स ओल्ड या 150 इयर्स ओल्ड बिल्डिंग्स के जब ग्लास को, विंडो ग्लास को देखेंगे, या पुरानी गाड़ियां जो 100-150 साल से कहीं पड़ी हुई है, तो उनके विंडो पे जो ग्लास है उस ग्लास के मटेरियल को देखेंगे तो वो धीरे से पिघल के नीचे आ चुका रहता है और बॉटम उसका थिक हो जाता है और ऊपर पतला। ध्यान से समझेंगे हाउ आई एम गोइंग टू जस्टिफाई दिस सॉलिड इज a kind of super cooled liquid. It is pretty clear that it is a pseudo solid because it is not going to follow 100% this ideal solid. तो कुछ पॉइंट पे ये डेविएट कर रहा है but still it is not liquid or gas, so we are going to consider under the solid only, a next version of solid. But how this pseudo solid I am going to say super cooled liquid, इसमें क्या है कि जब ओल्ड बिल्डिंग्स या ओल्ड व्हीकल जो 100-150 साल पुरानी होती है उनके विंडो ग्लास को देखेंगे तो ग्लास नीचे पे मोटा हो चुका रहता है, थिक बॉटम, ऊपर पतला, तो पिघल के नीचे गया, मूवमेंट आई, फ्लूइडिटी, फ्लूइड्स, मूवमेंट, भले वो टाइम ज्यादा लग गया 100-150 साल, उस रिएक्शन का रेट बहुत स्लो है, टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, बहुत ज्यादा, 100 साल 150 साल या उससे भी ज्यादा, बट एक्चुअली वो फ्लो तो कर रहे हैं, तभी तो विंडो का ग्लास का जो मटेरियल अपर पार्ट वो पिघल के नीचे जा रहा है। और जैसे पिघला फ्लूइड्स, और फ्लूइड्स क्या होते हैं? लिक्विड। सो आई थिंक मैंने ये पॉइंट भी जस्टिफाई कर दिया है। विल मूव फर्दर। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो कैसे होते हैं? एन आइसोट्रॉपिक। और ये कैसा होता है? एमॉर्फस आइसोट्रॉपिक। ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बोल रहा हूं, इस पर ध्यान दीजिए, इसको मैं अच्छे से समझा देता हूं, ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले एन आइसोट्रॉपिक होता क्या है? पहले एन आइसोट्रॉपिक होता क्या है? तो ये कहता है कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज along different डायरेक्शंस या एक्सिस। तो ये कह रहा है कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगे along डिफरेंट डायरेक्शंस। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है? बहुत सारी हो सकती हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेजिस्टेंस, देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी की बात हुई तो फिजिक्स का टर्म आने लगा, फिजिकल, फिजिक्स, तो बहुत सारे हो सकते हैं, हम अभी दो लेके चल रहे हैं। तो कह रहे हैं डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कौन सी? जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेजिस्टेंस। अगर हम एक्सिस चेंज करें, सपोज एक्स एक्सिस पे देख रहे हैं तो इनकी वैल्यू अलग सेम मटेरियल में, और वाई एक्सिस पे देखा तो इनकी वैल्यू बदल जाएगी विद इन द सेम मटेरियल। तो ऐसा क्यों होगा? और जब यहाँ पे ऐसा है तो यहाँ तो उल्टा होगा, यहाँ पे क्या होगा? सेम होगा, सेम वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी along different direction, along different direction। सो यहाँ पे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनकी वैल्यू डायरेक्शन बदलने से बदल रही है, बट यहाँ पे डायरेक्शन बदलने से नहीं बदलेगी। अब यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्योंकि जब मैंने शुरू में पढ़ाया था तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में बोला था मैंने कि ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड फॉलो करता है, बट ये तो रैंडम एंड शॉर्ट रेंज था। तो जो खुद रैंडम और शॉर्ट रेंज है उसमें सेम वैल्यू आ गई,
और जो लॉन्ग रेंज तक अपने ऑर्डर को फॉलो कर रहा था उसमें डिफरेंट वैल्यू आ गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू आ गई। तो इस चीज को समझने के लिए मुझे फिर से सीपी पे ध्यान देना होगा, तो चीजें क्लियर हो जाएगी। देखिए चीजें बहुत आसानी से क्लियर होंगी यहाँ, और ये चीजें समझना थोड़ा मुश्किल होगा बुक से, तो यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे तो बहुत ही मजा आ जाएगा आपको। पहले मैं सीपी बना लूं, फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। चलिए सीपी बन गए। अब सबको पता है कि इनके जो अरेंजमेंट होते हैं ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड का मतलब आफ्टर ए बी, बी के बाद ए, आफ्टर ए बी, बी के बाद ए के बाद बी, ए के बाद बी, मतलब ऑल्टरनेट अरेंजमेंट है। एक बार चेक कर लेंगे आप ऑर्डर, ए बी, बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी, ऑल्टरनेट रहना चाहिए बस, बी के बाद ए, ऑल्टरनेट। अब ये ऑर्डर हो गया। यहाँ पे क्या ऑर्डर लिखेंगे? यहाँ पे ऑर्डर हमें पता नहीं है, ए के बाद कुछ भी हो सकता है, ए के बाद ए भी आ सकता है, बी के बाद ए भी आ सकता है, ए के बाद फिर से ए आ सकता है, बी भी आ सकता है, ए के बाद ए भी आ सकता है, ए के बाद फिर ए आ सकता है, फिर भी ए आ सकता है, कुछ भी, मीन्स वी हैव नो आइडिया कि क्या आने वाला है। ए के बाद बी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। ये मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स बताया है कि ये जो ऑर्डर है वो रैंडम है, इसके बारे में हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। बट ये हमारा ऑर्डर कैसा है, अरेंजमेंट कैसा है, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है। कैसा है? ऑर्डर्ड, ORDERED, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है। बट ये अरेंजमेंट्स कैसे हैं? रैंडम है। अब रैंडम में हमारा कंट्रोल तो है नहीं। मैंने ऐसे लिखा, कोई और चेंज कर सकता था, किसी को यहाँ बी मन हो, किसी को यहाँ ए मन हो, किसी को यहाँ बी, किसी को यहाँ बी, जिसको जो मर्जी वो भर सकता है, बिकॉज दिस इज रैंडम। बट यहाँ we don't have any control, they have some sets of rules, they are ordered। यहाँ पे सबको यही भरना पड़ेगा, पर यहाँ रैंडम, जिसको जो मर्जी वो भर लो। अब देखिए कहानी में ट्विस्ट, अब along different directions, तो इस डायरेक्शन में जरा देखते हैं अरेंजमेंट कैसा है। बी ए अरेंजमेंट जरा देखिएगा कैसा है, बहुत ध्यान से। along this axis whatever I have taken now, the arrangement is BA। अब कोई और एक्सिस ले लीजिए, ये एक्सिस लीजिए, अरेंजमेंट देखिए बी, कोई भी और एक्सिस लीजिए, ये एक्सिस लीजिए, ए, कोई और एक्सिस ले लीजिए इधर से, ए, दैट मीन्स टू से हर एक्सिस पे एक डिफरेंट पैटर्न आ रहा है। ध्यान से देखेंगे, यहाँ एक डिफरेंट पैटर्न है, यहाँ एक डिफरेंट है। अब जब इनके अरेंजमेंट एक्सिस के अकॉर्डिंग डिफर कर रहे हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफर करेगी। बहुत ध्यान से समझिएगा मैंने क्या कहा, डिफरेंट डायरेक्शन, at this direction this is the arrangement, at other direction this is the arrangement। कोई और डायरेक्शन लूंगा, कोई और अरेंजमेंट, तो हर डायरेक्शन पे एक डिफरेंट अरेंजमेंट है। और जब अरेंजमेंट डिफर करेगा तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफर करेगी। यहाँ पे क्या है अरेंजमेंट, ये दोनों का अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट है। जब अरेंजमेंट डिफरेंट है तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है। तो यहाँ तो कोई ट्विस्ट नहीं है। पर यहाँ देखिए, सपोज मैं ये एक्सिस लेता हूं तो क्या आएगा, ए 3 टाइम्स एंड देन बी, कोई और एक्सिस ले लेता हूं मैं, कोई भी ए। अब देखिए ट्विस्ट क्या है, यहां भी आप बोलेंगे कि सर दिस इज एंड दिस इज बोथ आर अगेन डिफरेंट। यहां भी डिफरेंट थे तो आपने डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी बोला, हियर आल्सो इट इज कमिंग डिफरेंट, देन हाउ कम इट बिकम सेम। कैच यहीं पे है, ध्यान दीजिए, कैच यहीं पे है। ये जो भी पैटर्न आ रहा है विच इज नॉट द फिक्स्ड वन, रैंडम, कोई और कुछ और ड्रॉ कर सकता था और उसका वैल्यू अलग आ जाता। समझ में आया बात? यहाँ पे हमारे अरेंजमेंट जो थे वो फिक्स्ड थे, कोई बदल नहीं सकता था। तो ये फिक्स्ड वैल्यू, ये फिक्स्ड वैल्यू, एंड बोथ आर द डिफरेंट, सो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट। बट हियर दिस वैल्यूज आर नॉट फिक्स। हमने ऐसा मान लिया, कोई और अलग लिखता है, ए के बाद बी के बाद ए, कोई डबल बी, कोई ट्रिपल बी, जिसको जैसा मर्जी वैसे सजा सकता है। मैंने ऐसा सजाया तब ये अरेंजमेंट आया, कोई कुछ और सजाता, कुछ और डिफर अरेंजमेंट आता। तो दोनों ही फिक्स नहीं है, दोनों ही अनसर्टेन है। दिस इज ऑल्सो अनसर्टेन लाइन, दिस इज ऑल्सो अनसर्टेन। दोनों अनसर्टेन को हम कांस्टेंट मान लेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे।
बात को समझने की कोशिश कीजिए। वी डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर दिस बिकॉज दिस इज द रैंडम अरेंजमेंट, एनी वन कैन राइट एनी वैल्यूज, दिस इज माई वैल्यू। इस पे भी सबका कंट्रोल नहीं है, हर आदमी अपने अपने लिए डिफरेंट वैल्यू डाल सकता है बिकॉज इट इज ए काइंड ऑफ रैंडम, भीड़ के अरेंज करने का कोई रूल नहीं होता है। हमने बस एक ऐसा एज्यूम कर लिया तो ये अरेंजमेंट आ गई, ये एज्यूम किया तो ये कुछ और करते, अगली बार पढ़ाऊंगा तो जरूरी नहीं कि यही वैल्यू डालूंगा, पर वहां वही वैल्यू डालनी होगी, तो हर बार ये अलग अलग वैल्यू आएगी और हर बार हमारे लिए एक अनसर्टेन है, दिस इज अनसर्टेन, दिस इज ऑल्सो अनसर्टेन। सो दोनों अनसर्टेन को हम क्या मान सकते हैं, सेम, बिकॉज वी आर नॉट कॉन्फिडेंस अबाउट बोथ, this is also uncertain, this is also uncertain, so both can be considered as same। और दोनों जब सेम हो जाएंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी इनकी डिफरेंट एक्सिस में सेम, क्योंकि डिफरेंट एक्सिस पे जो वैल्यूज है वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, दोनों के लिए हम श्योर नहीं है, तो हमारे लिए दोनों ही सेम है और दोनों सेम है तो वैल्यूज भी सेम होगी, तो इसी को कहते हैं एन आइसोट्रॉपिक और इसको कहते हैं आइसोट्रॉपिक। नेक्स्ट विल मूव फॉर द नेक्स्ट सेक्शन। सो एट लास्ट we are going to see a property, cleavage property। cleavage property हमको क्या हेल्प करेगा, जब भी हमें कंफ्यूजन होगा कि कैसे डिसाइड करें कि क्रिस्टलाइन सॉलिड है या एमॉर्फस सॉलिड है, तो हम क्लीवेज प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे। क्लीवेज प्रॉपर्टी कहता है कि एक शार्प एज कटिंग टूल लेंगे और जो हमारा सॉलिड है उसको कट करेंगे, कट करने के बाद अगर उनके एज जो है एकदम बिल्कुल प्लेन एंड स्मूथ है, जो उनके सरफेस कैसे हैं, प्लेन एंड स्मूथ, कब क्लीवेज प्रॉपर्टी शार्प कटिंग एज टूल से कट करने के बाद जो न्यू सरफेसेस होंगे अगर वो प्लेन एंड स्मूथ हो गए तो हम कहेंगे कि वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और अगर वो प्लेन और स्मूथ ना होके इरेगुलर शेप पे आए, एक इरेगुलर सरफेस है उनका, तो हम क्या कहेंगे कि वो एमॉर्फस है। कैसे इसको समझेंगे, कुछ एग्जांपल लेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। इसमें ज्यादा एग्जांपल हम मेटल्स का ले सकते हैं, Ag, Au, क्रिस्टलाइन, NaCl के क्रिस्टल, ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं। अब जैसे हमारे पास गोल्ड की कोई ब्रिक्स है, तो अगर हम जाके सोनार को देंगे कि 1 kg का ब्रिक्स है, 100 ग्राम के 10 ब्रिक्स बना दो, तो ऐसा कट करेंगे कि उनके सरफेसेस प्लेन एंड स्मूथ रहेंगे, क्लियर। लेकिन अगर हमारे पास कोई एग्जांपल ले लेते हैं, रबर, प्लास्टिक, तो अगर हमारे पास कोई रबर हो, प्लास्टिक हो, इन सारी चीजों को हम कट करेंगे तो क्या ऐसे हमारा काम चलेगा, नहीं चलेगा। इससे हमारा काम इन द सेंस इनके जो सब किसी भी रबर को लीजिए, आप पकड़ लीजिए इरेजर, और कट करने की किसी भी टूल से कोशिश कीजिए, आपको मे भी ऐसा लग सकता है कि ये जो सरफेस आपने डिवाइड किया है बिल्कुल क्लीन है, बट अगर आप उसको जूम करके देखेंगे तो वहां से बहुत सारे ऐसे झिकझक प्लेसेस रहेंगे, क्लियर है। तो रबर, प्लास्टिक ले लिया हमने। थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको एमॉर्फस से क्रिस्टलाइन का अंतर पढ़ाया था, तो इसमें हमने क्वार्ट्ज लिया था और इसमें क्या लिया था, ग्लास, जिसको मैंने सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोला था। और क्या ले सकते हैं, वैक्स, और क्या ले सकते हैं, टार, और क्या ले सकते हैं, वुड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में आ सकते हैं कि लकड़ी तो ओरिजिनल ट्रू सॉलिड है, तो इसीलिए आप इस क्लीवेज प्रॉपर्टी का यूज कीजिए। एक शार्प कटिंग टूल लेकर इस लकड़ी को कट कीजिए और कट करने के बाद जो दोनों न्यू सरफेसेस हैं उनको टच करके देखिए कि वो इरेगुलर है या बिल्कुल प्लेन एंड स्मूथ है। तो आप पाएंगे कि वुड का जो कटिंग किया गया है वो इरेगुलर शेप है, बाद में उसको डिफरेंट मशीन से प्लेन किया जाता है। लकड़ी को जनरली कट करेंगे तो उनके जो सरफेसेस आएंगे, जैसे इरेजर कट हो रहा था तो रफ सरफेसेस आएंगे, इरेगुलर सरफेस आएंगे, रेगुलर सरफेसेस नहीं आएंगे, क्लियर है। तो विद दिस वी हैव वन लास्ट पॉइंट, एनीलिंग। क्या है हमारा लास्ट पॉइंट, इस पॉइंट को भी अच्छे से समझ लीजिएगा। एनीलिंग क्या करता है, जब डे एंड नाइट हीटिंग एंड कूलिंग होती है तो क्रिस्टलाइन चीज में क्या, एमॉर्फस में थोड़ा सा मिल्कीनेस आने लगता है, जैसे ग्लास में। कैसे पता चला था, जब एंशिएंट सिविलाइजेशन से कुछ ग्लास मिले थे उनमें मिल्की अपीयरेंस आ गया था। ध्यान से समझिएगा एनीलिंग क्या कह रहा है, डे एंड नाइट हीटिंग एंड कूलिंग जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चलते रहती है, तो जो एमॉर्फस सॉलिड है उनमें मिल्कीनेस आ जाता है, मिल्की अपीयरेंस। स्पेशली ग्लास के केस में, जब एंशिएंट सिविलाइजेशन से बहुत पुराने ग्लास नीचे से मिले थे मिट्टी के अंदर, उनमें मिल्कीनेस आ गई थी। तो पता किया गया कि कहां से मिल्कीनेस आ गया, तो पता चला कि डे एंड नाइट हीटिंग एंड कूलिंग तो ओवर ईयर चल रही है, कंटिन्यूअस ओवर ईयर हीटिंग कूलिंग चल रही है।
दिन भर हीट होना, रात भर ठंडा होना। बट ये जो कूलिंग है उसमें टाइम मिल रहा है, ये नहीं कि तुरंत ठंडा होना है, तो स्लो कूलिंग हो रही है। और इन जनरल हमारा ग्लास कैसा होता है, ग्लास एमोर्फस होता है, ग्लास एमोर्फस है। और डे एंड नाइट ओवर ईयर कंटिन्यूअस हीटिंग एंड कूलिंग चलेगी तो इसके अंदर थोड़ा सा क्रिस्टलाइन कैरेक्टर आ जाता है। ये क्या एक्वायर कर लेते हैं, क्रिस्टलाइन कैरेक्टर। इस चीज को ध्यान से समझिएगा। एनीलिंग के कारण ओवर ए नंबर ऑफ ईयर पे कंटिन्यूअस हीटिंग एंड कूलिंग होने से ग्लास जो कि एमोर्फस नेचर का उसमें थोड़ा क्रिस्टलाइन कैरेक्टर आ जाता है। इसको जस्टिफाई करेंगे क्योंकि जो कूलिंग हो रही है वो स्लो हो रही है, तो स्लो कूलिंग में एमोर्फस तो क्रिस्टलाइन कैरेक्टर की तरफ मूव करेगा। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल था कि एंशिएंट सिविलाइजेशन से जो ग्लास मिले थे उनमें मिल्की अपीयरेंस आ गया था, तो हमें ये क्लियर हुआ। सो विद दिस विल रैप दिस टॉपिक एंड विल मूव फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। So after 1.2 we are moving for 1.3, that is the classification of crystal solid. So इसका पैरामीटर क्या है, ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे क्लियर किया जा रहा है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है तो थोड़ा ध्यान से देखिए। इसको 4 टाइप्स में हमने क्लासिफाई किया, किसको, क्रिस्टलाइन सॉलिड को। प्रीवियस में सॉलिड को किया था क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस। अब जो क्रिस्टलाइन जो ट्रू सॉलिड था उसको फर्दर क्लासिफाई कर रहे हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे 4 टाइप्स में, आयनिक, मेटेलिक, कोवैलेंट या नेटवर्क, मॉलिक्यूलर। क्लियर, तो याद करना आसान है, IMCM, क्लियर चीफ मिनिस्टर, IMCM। सबसे पहले इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात की जाए तो आयनिक के लिए आयंस, मेटालिक के लिए मेटल के आयन, कोवैलेंट के लिए एटम, मॉलिक्यूलर के लिए मॉलिक्यूल्स। तो नाम से ही क्लियर है, आयनिक के आयंस, मेटलिक के लिए मेटल्स आयंस, कोवैलेंट के लिए एटम्स, मॉलिक्यूलर के लिए मॉलिक्यूल्स। नाउ एग्जांपल लिया हमने, तो यहाँ पे NaCl, MgCl2, KCl, K2SO4, सब में कैटायन एंड एनायन। आप ध्यान से देखेंगे तो सब में कैटायन एंड एनायन है, और कैटायन एंड एनायन है इसलिए इनमें बॉन्ड कौन से हैं, आयनिक बॉन्ड। एक्चुअली देखा जाए तो इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बस किस किस चीज के बीच में, आयनिक है तो कैटायन एंड एनायन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा उनमें कैटायन एंड एनायन के बीच में होगा, जिसके कारण ये आयनिक बॉन्ड मजबूत हो जाएंगे, जिसके कारण MP और BP हाई हो जाएगी। बट सॉलिड स्टेट में ये इंसुलेटर होंगे। NaCl का एग्जांपल लीजिए, नमक, नमक सॉलिड स्टेट में रहेगा तो उसे इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी ही पास करेगी। नमक को हमें वाटर में डिसॉल्व करने के बाद वो कंडक्शन में हेल्प करेगा, लेकिन नमक सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होगा। क्यों, क्योंकि सॉलिड स्टेट में इनके पास फ्री आयंस नहीं है, नो फ्री आयंस अवेलेबल, सो दे विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। क्लियर, इसके लिए एक अच्छा सा ट्रिक क्या बता देता हूं आपको, कैसे पहचानेंगे आयनिक सॉलिड। इसमें मोस्टली जो मेटल्स रहेंगे वो अल्कली या अल्कलाइन मेटल रहेंगे, अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये पॉइंट आपको बहुत हेल्प करेगा पहचानना। देखिए, अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसमें चाहे अल्कली वाले में यानी S1 या S2 ग्रुप के मेटल्स ही रहेंगे। तो बहुत क्लियर हो गया कि आयनिक सॉलिड के CP आयंस है, एग्जांपल्स हमने ले लिया, जिसमें अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स रहेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयनिक रहेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा है कैटायन और एनायन के बीच में होगा, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएंगे, इसलिए MP और BP हाई हो जाएगी। इन सॉलिड स्टेट NaCl के पास फ्री आयंस नहीं है तो इंसुलेटर हो जाएगा, एक्वस केस में जाके वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेगा। नाउ मेटालिक सॉलिड, तो इसमें मेटल्स के आयन होंगे, इनमें भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इनमें भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, बट इसमें मेटल के आयंस है तो कर्नल एंड कोर के बीच में होगा, कर्नल एंड कोर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होगा। और सबको पता है कि जो कोर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कोर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मोबाइल होते हैं, और मोबाइल इलेक्ट्रॉन है तो इनकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन अच्छी होगी। दूसरा, मेटल्स है तो सबको पता है कि मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन देते हैं, क्योंकि मेटल की आई क्या होती है, लो होती है, लेस होती है। मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी लेस होती है, इजिली इलेक्ट्रॉन देते हैं। इनमें जो बॉन्ड बनता है मेटेलिक बॉन्ड, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कर्नल एंड कोर के इलेक्ट्रॉन्स के बीच होते हैं। कोर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बाय दिस वर्च्यू आल्सो इसमें इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्शन होता है, अच्छे मेटल्स हैं तो ये मेलेबल एंड डक्टाइल होते हैं। नाउ कोवैलेंट या नेटवर्क, इसमें थोड़ा सा आपको एक चीज ध्यान रखना होगा तो आपका काम हो जाएगा।
मोस्ट ऑफ द गैसेज कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ध्यान से याद रखिएगा, क्या लिखिएगा, मोस्टली गैसेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, ज्यादातर गैसेज ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, बट फ्यूज सॉलिड। अब जो फ्यूज सॉलिड है जो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है वो कौन है, तो हम इसको अच्छे से याद भी कर सकते हैं, बहुत कम है ऐसे, ग्रेफाइट, डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। सो मोस्टली तो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड बनाने वाले कौन है, गैसेज हैं, पर यहाँ हमारे लिए गैसेज से काम नहीं चलेगा क्योंकि हम सॉलिड की बात कर रहे हैं। तो बहुत वेरी फ्यू सॉलिड है जो हम बाय हार्ट कर सकते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड एंड एल्यूमिनियम नाइट्राइड। अगर आपको ध्यान से याद होगा तो इन लोगों में कैसा स्ट्रक्चर होता है, 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, और ये बहुत ही जाइंट मॉलिक्यूल होते हैं, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। इसी 3D और नेटवर्क स्ट्रक्चर के कारण, इसी 3D और नेटवर्क स्ट्रक्चर के कारण इन लोगों में जनरली हार्डनेस आ जाती है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है क्योंकि जब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसके लेयर्स के बीच में गैप होते हैं। सो जनरली नेटवर्क स्ट्रक्चर के कारण इनमें हार्डनेस आती है, और उस हार्डनेस के कारण मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हार्ड हो जाती है। और ये सारे भी इंसुलेटर होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट। जैसे कि मैंने बोला ग्रेफाइट में स्ट्रक्चर्स के बीच में गैप है और एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, जिसलिए वो हमारा इंसुलेटर नहीं कंडक्टर हो जाता है, बट बाकी सारे इंसुलेटर रहते हैं। सो ध्यान देने की बात है, मेन पॉइंट, मोस्टली गैसेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, जिससे हमें कोई सरोकार मतलब नहीं है। कुछ सॉलिड हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं बाय द वर्च्यू ऑफ, कुछ सॉलिड हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं बाय द वर्च्यू ऑफ नेटवर्क सॉलिड, जिस नेटवर्क सॉलिड के कारण ये लोग हार्ड हो जाते हैं, और हार्ड होने से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाती है। एक्सेप्शन में ग्रेफाइट होता है जो सॉफ्ट होता है, और बाकी लोग इंसुलेटर रहते हैं, ग्रेफाइट कंडक्शन करता है। नाउ इसको पहचानना, थोड़ा दिमाग यहां से लगाएंगे। मैंने बोला मोस्टली गैसेज कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और कुछ जो सॉलिड है वो इसलिए ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं बाय द वर्च्यू ऑफ नेटवर्क स्ट्रक्चर, और जो बिना नेटवर्क स्ट्रक्चर वाले होंगे वो ये होंगे। सो ये विदाउट नेटवर्क स्ट्रक्चर वाले हैं। बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, नहीं तो बाइफरकेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसका तो ट्रिक बहुत सिंपल है कि अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल होगा, पहचान लेंगे S1S2 ग्रुप। मेटल तो क्लियर है, मेटल तो हम पीरियोडिक टेबल से पहचान सकते हैं, जिंक, कॉपर, AgAu। इस दोनों में कंफ्यूजन है तो इसमें वेरी फ्यू है। आप बाय हार्ट कीजिए ग्रेफाइट, डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ये क्यों हार्ड हुए हैं? ड्यू टू द नेटवर्क स्ट्रक्चर। तो मैक्सिमम काम तो गैसों ने संभाल रखा, हमारा काम आसान कर दिया। कुछ सॉलिड है जो ड्यू टू नेटवर्क स्ट्रक्चर जा रहे हैं कोवेलेंट में, और जो विदाउट नेटवर्क स्ट्रक्चर सॉलिड रह रहे हैं वो मॉलिक्यूलर में चल जाएंगे। विदाउट नेटवर्क स्ट्रक्चर भी वो मॉलिक्यूलर में चल जाएगा। मॉलिक्यूलर के अंदर वैन डर वाल्स फोर्स होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन पोलर एंड नॉन पोलर में है। पोलर में जो फोर्स लगता है वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, कुछ एग्जांपल है HCl एंड सॉलिड SO2। नॉन पोलर में जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है उसमें डिस्पर्सन फोर्स, जिसको लैंडर फोर्सेस भी कहते हैं, जो कि वीक फोर्स होता है, I2NCO2 इसका एग्जांपल है। H बॉन्डिंग वाले वो चीजें हमने पढ़ा है कि हाइड्रोजन चाहे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना के एसोसिएट होता है, तो इसीलिए वाटर, बट ये आइस के फॉर्म में है क्योंकि हमें सॉलिड चाहिए, H3PO3। तो ये सारी चीजें क्लियर है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना होगा, I2 जब फोर्सेज वैन डर वाल्स के हैं तो चीजें वीक होनी चाहिए, जैसे फ्लोरीन, तो फ्लोरीन दूसरे फ्लोरीन से जब कनेक्ट होता है तो यहाँ पे वीक फोर्स होने के कारण ये गैस होते हैं। यही नाइट्रोजन में भले ही ट्रिपल बॉन्ड हो, नाइट्रोजन में भले ही ट्रिपल बॉन्ड हो, लेकिन इनके भी बॉन्ड वीक होने के कारण ये गैस होते हैं। तो फिर जब फ्लोरीन, नाइट्रोजन ये सब गैस हो रहे हैं वीक फोर्सेस होने के कारण, फिर आयोडीन कैसे सॉलिड हो जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो वैन डर वाल्स में कॉन्सेप्ट लगता है कि मोर द मॉलिक्यूलर मास मोर द अट्रैक्शन। तो आयोडीन का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, मोर मास होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और ये जो है गैसेज वो यहाँ पे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आई गेस मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ट्रिक दे दिया है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल और अल्कली मेटल से पहचानिए, इसमें सीधा मेटल को सेपरेट कीजिए, इसमें जो बाय द वर्च्यू ऑफ 3D नेटवर्क है वो वाले सॉलिड हटेंगे, और बाकी सारे जो विदाउट नेटवर्क सॉलिड के हैं वो इधर जाएंगे। इसके अंदर में भी HCl SO2 का एग्जाम्पल जो डाइपोल में जा रहे हैं, ये नॉन पोलर में जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने दिखा दिया कि फ्लोरीन, नाइट्रोजन भी
वीक होने के कारण गैसियस में है, बट आयोडीन सॉलिड इसलिए हो गया क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्सेज मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करते हैं, आयोडीन का मॉलिक्यूलर मास हाई है इसलिए वो सॉलिड हो जा रहा है। एच बॉन्डिंग, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है और मजबूत होता है। वाटर H2O आइस के फॉर्म में, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट सॉलिड। विद दिस वी हैव फिनिश्ड द टुडेज लेक्चर। आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।